सो हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग ने पढ़ लिया है कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग ने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग को वर्क का कैलकुलेशन देखना है तो इसके पिछले वाले लेक्चर को देखना होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और गामा पॉइजन रेशियो कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का 4th लेक्चर है और ये आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सी वी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज सी पी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी जो हम लोग को देखने को मिलता है वो मिलता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी क्या होता है? Heat capacity can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of a substance or a system by unit degree centigrade. This is called the heat capacity. मतलब अगर कोई भी हम लोग को सिस्टम दिया है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हम लोग को हीट देना पड़ता है उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब क्या बोला कि मान लो हम लोग के पास कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर मान लो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए हम लोग को जितना हीट देना पड़ेगा वही उसका हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने के लिए हम लोग को जितना भी हीट देना पड़े, हो सकता है वो 25 जूल देना पड़े, 26 जूल देना पड़े या 200 जूल देना पड़े, जितना भी हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए सिस्टम के टेम्परेचर को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हीट कैपेसिटी। समझ में आया? हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम और सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल सी से और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, हीट रिक्वायर मतलब क्यू, टू रेज द टेम्परेचर बाई यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा टी। मतलब कि डेल्टा टी मतलब कि मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग कितना ले जाना चाहते हैं, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 26 माइनस 25, T2 माइनस T1। सो वही है फार्मूला में, हीट कैपेसिटी फार्मूला है क्यू बाई डेल्टा टी। सो यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू है अपना हीट जो हम लोग देंगे। सो हीट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट जूल, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन में लेना है हम लोग को टेम्परेचर। ठीक है, अब जो आखिरी बात आता है हीट कैपेसिटी के बारे में वो है कि ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, मान लो हम लोग मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो हम लोग पानी गर्म करना चाह रहे हैं। अगर कहीं हम लोग का पानी अगर कहीं थोड़ा सा है, मान लो वाटर लिए हम लोग, मान लो वाटर अगर कहीं हम लोग वाटर लिए हम लोग मान लो 1 लीटर लिए। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है हम लोग को, तो हम लोग को थोड़ा कम हीट देना पड़ेगा। वहीं पर मान लो अगर कहीं 5 लीटर पानी को हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना चाहेंगे तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए कम हीट चाहिए, 5 लीटर पानी गर्म करने के लिए और ज़्यादा हीट चाहिए, और 10 लीटर पानी गर्म करने के लिए और ज़्यादा हीट चाहिए। ये तो मतलब कि नॉर्मल बात है, हम लोग भी देखते हैं। अगर कहीं खाना हम लोग 2 लोग के लिए बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, और वहीं खाना अगर कहीं 10 लोग के लिए बनाना रहे तो टाइम में बनता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा हीट देना पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा हीट देना पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे जो टर्म आता है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर क्या था, सिस्टम का अमाउंट को हम लोग फिक्स नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग सिस्टम के अमाउंट को फिक्स कर देंगे तो उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, मतलब कि कोई भी सिस्टम के स्पेसिफिक अमाउंट के लिए जो हीट कैपेसिटी, मतलब कि अगर कहीं हम लोग 1 ग्राम वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उस केस में जो हीट रिक्वायर होगा उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों स्पेसिफिक? क्योंकि हम लोग ने वाटर के अमाउंट को हम लोग ने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ने स्पेसिफाई कर दिया अमाउंट को, इसीलिए बोलते हैं इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कई बुक में इसको सी एस, है ना, सी एस से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा Q अपॉन एम डेल्टा टी, Q अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Q है अपना हीट देंगे, M क्या है, M हम लोग का क्या है, हम लोग का मास है, वो भी किस में, ग्राम में, है ना, वो भी किस में, ग्राम में, जो जनरली 1 ग्राम होता है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कितना टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1 केल्विन, ठीक है, या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखो, यूनिट हो जाएगा अपना Q बाई एम डेल्टा टी। सो Q का हो जाएगा जूल अपॉन एम क्या है, मास को हम लोग लेना है ग्राम में, तो ग्राम के लिए हो जाएगा ग्राम और टेम्परेचर के लिए केल्विन। सो इसका हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली किन के लिए यूज होता है, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम लोग को गैस देंगे तो गैस का हम लोग वजन थोड़ी नाप पाएंगे कि ये गैस 5 ग्राम है, ये गैस 6 ग्राम है। हम लोग गैस के लिए हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं, जो मोल के लिए स्पेसिफाई होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जनरली सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। दो और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग सिस्टम के अमाउंट को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए 1 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम वाटर को ही हम लोग को हीट करने के लिए जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चाहे आप 1 ग्राम पानी हम लोग कहीं से भी लाओ, चाहे तालाब से लाओ, घर से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसका हीट कैपेसिटी उतना ही रहेगा, ठीक है। वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्हें अमाउंट को फिक्स कर दिया है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे द वाटर हैज हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 1 कैलोरी। हम लोग का कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि द मैक्सिमम हीट कैपेसिटी अमंग द फॉलोइंग, मतलब 2-3 दे देंगे तो उसमें दिया रहता है कि वाटर एक ऑप्शन, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो और एक तरफ आप कोई भी चीज़ ले लो, मान लो मेटल की चीज़ ले लो, तो मेटल की चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि वो जो वाटर है वो टाइम में गर्म होता है, उसको ज़्यादा हीट चाहिए रहता है पर डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का वो हो जाता है, वो होता है बहुत हाई, दैट इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। मतलब 1 कैलोरी का हीट जब हम लोग वाटर को देते हैं 1 ग्राम वाटर को, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। क्या बोला मैंने, अगर हम 1 ग्राम वाटर को 1 कैलोरी हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 1 कैलोरी अप्रॉक्स इक्वल होता है 4.3 या फिर 13 जूल के बराबर का होता है, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है लेकिन 4 पॉइंट समथिंग जूल होता है, ठीक है। आगे आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर क्या आता है, हम लोग 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट देते थे, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो होता था क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोग को लेना है क्या, 1 मोल। यहाँ पर क्या लेना है, हम लोग 1 मोल लेना है, और जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है मोलर, मतलब कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस को
1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला है Q अपॉन एन डेल्टा टी। यहाँ पर Q है अपना हीट है ना, एन है अपना नंबर ऑफ मोल। जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं ये वाला फार्मूला, जो मोलर हीट कैपेसिटी जनरली गैस के लिए यूज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल। ऐसा नहीं है कि लिक्विड के लिए नहीं कर सकते, लेकिन जनरली गैस के लिए करते हैं, ठीक है। एन डेल्टा टी अपना टेम्परेचर है, सो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आगे, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द गैसेस एंड टेकन एज अ कांस्टेंट इन 95% केसेस। जो हम लोग का स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी है, जो मोलर हीट कैपेसिटी है Cm, इसको जनरली हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलते हैं 90 to 95% केसेस में, लेकिन ऐसा 100% नहीं है सही, क्योंकि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वो होता है क्या, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो कई बार अगर कहीं एग्जाम में आ गया, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि Cm हमेशा क्या कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग उसको कांस्टेंट लेकर के चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कहीं वही मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग अगर कहीं जो सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर के किया जाए तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डिनोटेड बाय CV। और उसका फार्मूला सेम रहेगा Q बाई एन डेल्टा टी, बस उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग वॉल्यूम हम लोग क्या कर देंगे, उस सिस्टम का कांस्टेंट कर देंगे। वैसे सेम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पे क्या हो जाएगा Q अपॉन एन डेल्टा टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको बोल देते हैं CP। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन CP और CV क्या होता है। सो CP और CV के बीच में रिलेशन हम लोग किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, आइडियल गैस के लिए, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। क्या ये CP माइनस CV इज इक्वल टू R हमेशा वैलिड है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हम लोग का गैस क्या हो, आइडियल हो। रियल गैस के लिए ये वैलिड नहीं है, रियल गैस के लिए ये वैलिड नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जहाँ पर R होता है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और इसका अगर कहीं कैलोरी में करते हैं तो इसका होता है समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कैलोरी होता है ना, 2 कैलोरी ही लेकर के चलते हैं, सो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। ये भी R का वैल्यू है, जनरली ये वाला लेकर के चलते हैं हम लोग 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ CV, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस, ठीक है। हम लोग CV कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग CV कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे उसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो CV कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, CV इज इक्वल टू होता है du बाई dt, जहाँ पर अपना U क्या है, अपना इंटरनल एनर्जी है, क्या है, इंटरनल एनर्जी। dt क्या है, अपना टेम्परेचर का है, मतलब कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मिलता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV इज इक्वल टू du बाई dt, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में उनका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो उनके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्यों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड इन आइडियल गैसेज ओनली द काइनेटिक एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट। क्यों, क्योंकि उनमें पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो। क्यों होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है जीरो, इसीलिए उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो, इसीलिए उनका काइनेटिक एनर्जी उनके टोटल इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी के टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते हम लोग, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बराबर होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंटरनल एनर्जी की जगह पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पुट कर सकते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है आइडियल गैसेस के लिए वो होता है F/2RT। क्या होता है, F/2RT, जहाँ पर F है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये हम लोग एक और मेरा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग गैसेस के लिए। इवन उसमें मैंने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पर हम लोग सिंपल देख के चलेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर या फिर मॉडरेट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, पॉलीएटॉमिक लीनियर मतलब CO2 जैसे गैसेस के लिए हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस जैसे SO2 के लिए हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस विल बी 3/2 RT। हम लोग ये 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, RT लगा है मतलब 1 मोल। वैसी डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 5/2 RT, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा 6/2 RT। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं CV फॉर डिफरेंट गैसेस। सो सबसे पहले हम लोग CV कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए हम लोग मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनके लिए। सो इन सब के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा F/2 RT, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस होता है क्या 3, मतलब कि इनके लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 RT, है ना, 3/2 RT 1 मोल के लिए। और जब इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है CV, और जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मिलता है 3/2 R। क्या मिलता है 3/2 R। यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 RT, और हम लोग का जो CV होता है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है DU/dt। अब यहाँ पर U का वैल्यू आप लोग पुट करना 3/2 RT, और उसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में DT के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का CV निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3/2 R, ठीक है। तो CV निकल के क्या 3/2 R। अब CP क्या होता है, हम लोग रिलेशन पढ़ के आए हैं कि CP और CV के बीच में रिलेशन क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वस टू R। रिलेशन हम लोग पढ़ के हैं क्या, CP माइनस CV इज इक्वस टू R, CP माइनस CV इज इक्वस टू R। इसका मतलब कि CP इज इक्वस टू CV प्लस R। सो CV निकल के हम लोग 3/2 R, सो CP कैसे निकल जाएगा CV प्लस R। सो 3/2 R प्लस R क्या हो जाएगा 5/2 R। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है गामा पॉइसन रेशियो दैट इज CP/CV। अब सर CV कैलकुलेट करने का हम लोग को समझ में आया CV क्यों कैलकुलेट करें, CP समझ में आया CP क्यों कैलकुलेट करें, ताकि हम लोग गैस के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकें कि उसके 1 मोल को 1 मोल की गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा, क्या होगा, ये सब जानने के लिए। ये गामा क्या है, सो गामा जो है वो है गामा पॉइसन रेशियो, और इसका यूज क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ देखे थे, हम लोग जब वर्क कैलकुलेट कर रहे थे इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग का जो वर्क निकल के आ रहा था वो क्या निकल के आ रहा था NR∆T गामा -1। तो वहाँ पर जो हम लोग बार बार यूज कर रहे थे गामा, तो वो गामा यही है, गामा पॉइसन रेशियो। और मैंने उस लेक्चर में क्या बोल दिया था, आप लोग को सिंपली रटना मानने के लिए बोल दिया था कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए याद कर लो 1.66, है ना, पॉलीएटॉमिक और डायटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 1.44, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 1.33 याद करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। आज हम लोग उसी को कैलकुलेट करेंगे कि असल में वो जो गामा पॉइसन रेशियो हम लोग ने जो पढ़ा था एडियाबैटिक सिस्टम के लिए वर्क निकालने के लिए, वो असल में आया कैसे था, ठीक है। सो हम लोग CV निकल गया क्या 3/2 R, CP निकल गया क्या 5/2 R, और CP/CV होता है गामा, सो 5/3। जब हम लोग इसको CV और CP और CV का वैल्यू, जब हम लोग CP का वैल्यू 5/2 R डिवाइड करेंगे किससे, CV दैट इज 3/2 R से, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अपना 5 ऊपर चला जाएगा और 5/3 हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, और 5/3 का वैल्यू आएगा 1.66। मतलब कि गामा फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इज 1.66। इसीलिए मैंने उस दिन आप लोग को बोल दिया था कि आज आप इसको याद कर लो, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब पता चल गया ना कि गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.66 कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया। आगे पढ़ते हैं फॉर द डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस जैसे O2, Cl2, HCl, है ना, H2, CO2 क्या है, पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस है, पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस है, ठीक है। CO2 पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस है। सो इनके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है CP, CV और गामा पॉइसन रेशियो। सो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5,
हम लोग बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल और मॉडरेट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हायर टेम्परेचर पर ही वैलिड होता है, ठीक है। इनके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, 5/2 RT, ठीक है। 5/2 RT है काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला बताया था ना, F/2 RT। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5/2 RT हो जाएगा। समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गया जो उसके टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अब गैस का टोटल एनर्जी है ना, सो CV हो जाता है अपना du/dt। सो du की जगह पे हम लोग वही काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होता है। सो पुट कर देंगे 5/2 RT/dt। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेम्परेचर वाला टर्म हट जाएगा, आ जाएगा हम लोग का CV कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब CV आ गया 5/2 CP क्या हो जाएगा, CV+R। सो 5/2 R+R जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, 7/2 सो CV निकल गया 5/2 CP निकल गया 7/2 गामा पॉइजन रेशियो निकाल लेंगे CP/CV करके। CP/CV करेंगे तो आ जाएगा अपना 7/2 डिवाइड बाई 5/2 सो 2 से 2 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/5। जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1.4 आंसर, ठीक है। 7/2 1.4 आएगा, ठीक है। सो ये हम लोग का आंसर है गामा का फॉर डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस। गामा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एडियाबैटिक सिस्टम में वर्क डन निकालना है, जिसके फार्मूला में गामा का वैल्यू बार बार हम लोग को पुटअप करना पड़ता है फॉर द डिफरेंट गैसेस। समझ में आया। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CV, CP एंड गामा पॉइजन रेशियो फॉर द पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस लाइक SO2 NO2, ठीक है। सो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस जैसे SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो होता है नॉन लीनियर। सो इसके लिए हम लोग के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में बताऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि वो मोड है, जितने मोड में उसका जो क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी बस नहीं बोल सकते, मतलब कि उस गैस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितने मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला मैंने, उस गैस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितने मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, अपलोडेड है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है F/2 RT। सो F हो जाएगा इसके लिए 6, सो 6/2 RT हो जाएगा अपना 3 RT। तो काइनेटिक एनर्जी 3 RT। सो CV होता है du/dt। अब du/dt में हम लोग अपना du के सॉरी हाँ u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3 RT। हम लोग क्यों लिख रहे हैं आगे बता दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ दैट गैस। हमें आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाल करके सॉल्व कर रहे हैं बार बार, ठीक है। सो du/dt जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3R। जो टेम्परेचर वाला टर्म है वो हट जाएगा। फिर CP कैलकुलेट करेंगे, CV+R दैट इज 3R+R दैट इज 4R। फिर गामा पॉइजन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, CP/CV दैट इज 4/3 दैट इज 1.33। तो ये था हम लोग का कैलकुलेशन। तीनों का वैल्यू आप याद कर लेंगे कि द गामा पॉइजन रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 1.66, फॉर diatomic and polyatomic linear gas it is 1.4, and for the polyatomic non-linear gas it is 1.33। CV का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, du/dt। हम आइडियल गैस लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए उसका जो टोटल एनर्जी ऑफ गैस है वो काइनेटिक एनर्जी लेकर के सॉल्व कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके चलते हैं, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आइडियल गैसेस इज 0, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। रिलेशन बता दिया, CP-CV इज इक्वल टू R। CV और CP को हम लोग मोस्टली कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, लेकिन हमेशा वैलिड नहीं है, वो टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। और क्या बात बताना चाहिए यहाँ पर, हाँ CP और CV जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि जो हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि हम लोग इनके जो मास को, अमाउंट को हम लोग ने फिक्स कर दिया, इसीलिए ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
जबकि हम लोग जो सबसे शुरू में पढ़े थे हीट कैपेसिटी, उसमें हम लोग सिस्टम के मास या अमाउंट को फिक्स नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसीलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। जबकि सीपी और सीवी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई लोग को समझ में नहीं आता, क्यों सीपी और सीवी हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग उसके अमाउंट को फिक्स कर दिए, वो एक्सटेंड सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लेक्चर को, सॉरी चैनल को, और ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।